बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के हवाले से वीडियो थी उसमें हमने बैंक रिकन्सिलेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। बैंक रिकन्सिलेशन का हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन लिया था और उस इंट्रोडक्शन में हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी कि बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। इस हवाले से हमने उस वीडियो को प्रिपेयर किया था, तैयार करा था। आज की वीडियो में हमने दरअसल क्वेश्चंस को स्टार्ट करना था, लेकिन बेहतर ये समझा कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ ऐसे की पॉइंट आपको बता दिए जाएं, कुछ ऐसी कीज़ बता दी जाएं कि जो आपको सवाल को सॉल्व करने में हेल्प कर सकें। ऐसी कीज़ हों कि जिसके ज़रिए आप अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकें। तो कुछ ऐसी कीज़ हमने इंतखाब किया है जिनका, और कुछ जो लॉजिक्स होंगी वो सवाल सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल की जाएंगी, लेकिन हमें उन तमाम बातों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। कुछ बातों को हम याद कर लें, कुछ बातों को हम समझ लें, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व होगा। लेकिन याद करने का मतलब भी उसको समझ के याद करना है, तो लॉजिक बस क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ कीज़ का इंतखाब किया है, की पॉइंट या कीज़ कह लें, कि जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन के हवाले से कुछ ये पॉइंट्स हैं, करीब 10 के करीब, 10 से कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट जो बिलोंग करता है एरर के हवाले से, हमने उसको यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि एरर जिस वक्त क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा उस वक्त ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो हम इन कीज़ को देख लेते हैं कि अगर सवाल में ट्रांजैक्शन दी हुई है, क्योंकि हमने बैंक रिकन्सिलेशन के जो टॉपिक है उसके अंदर एक बात का हमने ध्यान रखना होता है कि जो रिकन्साइल किया जाता है, जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसमें दोनों बैलेंसेस को, यानी कैश बुक का बैलेंस और बैंक बैलेंस, दोनों को बराबर किया जाता है। रिकन्सिलेशन का मतलब हमने यही समझा था कि गलतियों से पाक कर देना, गलतियों से जो उसको हटा देना, गलतियों को ख़त्म कर देना, लाजमन फिर बैलेंस बराबर हो जाए। तो वो जो बैलेंस बराबर किया जाएगा तो उसमें कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल होता है। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, सवाल को सॉल्व करते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दोनों जो हम बुक्स, जो हम दोनों स्टेटमेंट जो हमारे पास सामने हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उन स्टेटमेंट्स के बैलेंसेस बराबर होने चाहिए। राइट, ये पहली बात है। अब उस बैलेंस को बराबर करने के लिए कुछ की पॉइंट दिमाग में होने ज़रूरी हैं कि ट्रांजैक्शन में अगर वो हमसे ये कहता है कि लेट डेट ऑफ डिपॉजिट या लेट डिपॉजिट, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाते हैं और बिल्कुल आखिरी जो है वो तारीख़ में कोई पेमेंट लेकर गए हैं आप, या दिन के ऐसे मतलब वक्त में गए हैं कि जब बिल्कुल दिन का इख्तिताम होने के करीब है, यानी 5 बजे अगर बैंक बंद होता है तो आप तकरीबन 4:30 बजे पहुँचें, या 4 बजे पहुँचें, या 3 बजे पहुँचें, सेकंड हाफ के बाद पहुँचें, यानी 2 बजे के बाद पहुँचें। तो और अगर चेक के ज़रिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक आमतौर पर जो डेट डालता है वो अगले दिन की डालता है, यानी रिसीविंग डेट उस दिन की नहीं डालेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आज 10 तारीख है, आप 10 तारीख को चेक लेकर बैंक में गए 4 बजे, तो वो जो उस पर रिसीविंग डेट उसे 10 डालनी चाहिए ना, कि आज की डेट में रिसीव किया, वो 10 तारीख नहीं डालेगा बल्कि 11 तारीख डालेगा। ठीक है, तो अब वो जो डेट उसने डाल दी, वो जो उसने ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करा, उसने एक दिन डिले करा। आप अपने पास उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ जी मेरे पास से चेक चला गया तो मेरे बैंक अकाउंट में जा चुका होगा। लेकिन बैंक क्या करता है, वो अपनी जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उनके मुताबिक जो है वो अमल करता है। तो इसलिए अगर ट्रांजैक्शन में लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट हो या लेट डिपॉजिट, यानी आखिर में आप लेकर गए, तो उस ट्रांजैक्शन को हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ऐड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह अनक्लियर्ड चेक्स हैं। अब अनक्लियर्ड चेक को समझ लीजिए कि अनक्लियर्ड चेक क्या होता है। मैंने इस बात का जिक्र जो है वो अपने इंट्रोडक्शन की क्लास जो थी उसमें भी किया था कि जब आप बैंक में चेक लेके जाते हैं तो बैंक उसको
क्लियरेंस में डाल देता है। वो हाथ के हाथ पैसे डिपॉजिट नहीं होते आपके अकाउंट में, वो क्लियरेंस में डाल देता है। उस क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, या चेक क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि बैंक पहले वेरीफाई करेगा जो उसमें डिटेल्स दी हुई हैं, वो आपके अकाउंट में डालने से पहले उसको तफसीलात को वेरीफाई करेगा। यानी जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है वो उस पार्टी के बैंक की ब्रांच से कंफर्म करेगा कि ये वही पार्टी है, यही सिग्नेचर है, यही अकाउंट नंबर है, यही जो है मतलब उनकी जो दीगर तफसीलात उनके पास मौजूद हैं, वो तमाम वेरीफाई होंगी, स्टेट बैंक के थ्रू वेरीफाई होंगी। तो तमाम वेरिफिकेशन कर लेने के बाद फिर वो बैंक क्या करता है, उस चेक को आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। और ये जो डिपॉजिट टाइम है ये ऑफिशियली 36 से 48 आवर्स का होता है। 36 से 48 घंटे का ये टाइम पीरियड ऑफिशियली होता है जिसमें ये चेक जो है वो क्लियर होकर बैंक में आ जाता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो वेरीफाई ना हो सके, मिसाल के तौर पर सिग्नेचर वेरीफाई ना हो सके, मिसाल के तौर पर अमाउंट वेरीफाई ना हो पाए, यानी कि जितनी अमाउंट लिखी उतनी अमाउंट उस पार्टी के अकाउंट में मौजूद ही नहीं है, तो कोई भी, या कोई डेट का मसला है या कोई और मतलब इशू, 10,000 इशू हो सकते हैं, तो उनकी बुनियाद पर अगर वो चेक में कोई इशू आएगा तो वो क्या करेगा, चेक क्लियर नहीं करेगा। वो चेक वापस आपके पास इत्तला आ जाएगी कि जी ये चेक क्लियर नहीं हो सका, उसमें ये वजह थी, तो फिर वो स्टिल अनक्लियर्ड ही रह जाता है। लेकिन अगर तमाम बातें, तमाम मामलात पूरे हो जाएं तो वो कहलाएगा क्लियर्ड चेक। तो अनक्लियर्ड चेक, अनकलेक्टेड, अनक्रेडिटेड चेक डिपॉजिट बट नॉट, एक ही चीज के कई नाम हैं। वो जब भी आ जाएगा ट्रांजैक्शन में उसको बैंक स्टेटमेंट में हम ऐड कर देंगे। इसी तरह ट्रांजैक्शन नंबर 3 यानी पॉइंट नंबर 3, डिसऑनर चेक होते हैं। डिसऑनर चेक या NSF, नॉन सफिशिएंट फंड, दोनों का मतलब एक ही है। डिसऑनर किसे कहते हैं, यानी जो अभी मैंने आपको बताया अनक्लियर्ड चेक, जो चेक था आपके पास आया और किसी रीजन की वजह से वो क्लियर नहीं हो सका, किसी रीजन की वजह से साइन का मसला था या डेट का मसला था या अमाउंट का मसला था या अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स का मसला था या XYZ कोई भी मसला था, किसी वजह से वो क्लियर नहीं हो सका, तो जो वो रह गया क्लियर होने से उसे कहा जाता है डिसऑनर होना। उसे क्या कहते हैं हम, डिसऑनर चेक, यानी बैंक ने उसको ऑनर नहीं किया। वजूहात अभी हमने डिस्कस करी कि वजूहात कोई भी हो सकती है। तो वो जो चेक बैंक में डिपॉजिट होने से रह गया है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये डिसऑनर चेक है। ठीक है, तो डिसऑनर चेक का मतलब आम तौर पर जो डिसऑनर चेक का मतलब आम फहम लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि जिस पार्टी ने पेमेंट करी है आपको उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। मिसाल के तौर पर एक पार्टी ने 10,000 की पेमेंट करी है आपको, चेक दे दिया 10,000 का, लेकिन जब आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया तो पता चला, जाहिर है उनके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे ना पैसे, तो उनके अकाउंट में 10,000 थे ही नहीं, तो वो डिसऑनर हो गया चेक। तो आमतौर पर डिसऑनर का ये मायने लिए जाते हैं, लेकिन डिसऑनर का ये मतलब सिर्फ ये मतलब हरगिज नहीं है। इसके अलावा मैंने जो वजूहात बताई हैं, कोई भी वजह हो सकती है डिसऑनर होने की। तो उस सूरत में क्या होगा, वो कैश बुक से लेस किया जाएगा। अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, अनकलेक्टेड एक ही मतलब है। अनप्रेजेंटेड को समझ लेते हैं क्या होता है। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है कि जो अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी आपको पार्टी ने चेक दिया, वो चेक आपकी जेब में पड़ा हुआ है या आपके ड्रॉ में पड़ा हुआ है या कहीं टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, वो चेक अभी बैंक में गया नहीं है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जब वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो उस मुनासबत से उसको बोला जाता है अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, और उसको यानी वो हो आउटस्टैंडिंग, अनपेड, अनकलेक्टेड, कोई भी एक नाम हो, तो उसको हम बैंक स्टेटमेंट से हमेशा माइनस करते हैं। अच्छा, एन अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, उसे ऐड किया जाता है कैश बुक में। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर का मतलब क्या है, जिसका जिक्र हमने पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में किया है, कैश बुक के टॉपिक में ही आया था कि एक वो फिगर या वो कस्टमर के जो
आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आ सकता, यानी आपकी ब्रांच में नहीं आ सकता। अब उसका जो दफ्तर है और जो आपका दफ्तर है उसमें बहुत फासला है, लेकिन बैंक अकाउंट एक ही है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी ने आपको पेमेंट करनी थी 10,000 रुपये की, 10,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन वो आपके दफ्तर आने में लाजमन बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, फासले का मसला है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 10,000 चीज़ें। तो उन्होंने क्या करा कि आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में था उसकी ब्रांच उनके ऑफिस के पास थी, तो उन्होंने क्या करा उस ब्रांच में, अपने ऑफिस के पास ही ब्रांच में डायरेक्टली जमा करा दिया कि ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो बैंक की तरफ से नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन या एक वो आ गई एडवाइस कि भाई फलाने फलाने कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाए। तो इस चीज को हम कहते हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, यानी कस्टमर ने आपको चेक नहीं दिया, बाय हैंड चेक नहीं दिया, बाय हैंड पेमेंट नहीं दी, बल्कि उसने आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिया। अब हम चूंकि आजकल का दौर थोड़ा सा और जदीद दौर हो गया, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कैश ट्रांजैक्शन से थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्टली डिपॉजिट होगा कस्टमर की जानिब से, अगर ट्रांजैक्शन ऐसी आए तो उसको हम कैश बुक में ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक में तो वो चला गया, बैंक की तरफ तो जा चुका है, कैश बुक में आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम कि कस्टमर ने जमा करा या नहीं। जब पता चला तो आपने उसको फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बैंक अपनी सर्विसेज देता है मुख्तलिफ किस्म की। ठीक है, मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि वो आपके लिए पे ऑर्डर भी बनाता है, आपके लिए कोई डिविडेंड की कलेक्शन भी करता है, आपके लिए दीगर काम भी कर रहा होता है, तो उसके कुछ चार्जेस लेता है, जैसे कि बैंक चार्जेस हो गए, सर्विस चार्जेस हो गए, कलेक्शन चार्जेस, यानी कि कोई आपके कहने पर उसने कलेक्शन कर ली, या बाज़ वक़्त ज़कात की भी डिडक्शन होती है। जो बैंक अकाउंट आप ओपन करवाते हैं उसमें ज़कात अगर अलाउ किया हुआ है तो ज़कात की भी डिडक्शन होती है। इन तमाम सूरतों में अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन इस किस्म की हो तो उसमें कैश बुक से ये लेस किया जाता है इनको, क्योंकि बैंक वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर चुका होगा, अपने चार्जेस अपने स्टेटमेंट में काट चुका होगा, तो इसलिए आप भी क्या करेंगे, अपने पास उसको कैश बुक के बैंक अकाउंट से माइनस कर देंगे। इसी तरह इंटरेस्ट या प्रॉफिट फ्रॉम बैंक, बैंक सूद देता है आपको, आपके अकाउंट के ऊपर सूद देता है, यानी आपने जो पैसे जमा करवाए हैं डेफिनेटली वो इनकम हो रही है आपकी, तो बैंक ने तो दे दिया, अकाउंट में जमा कर दिए डायरेक्टली, बैंक ने तो कर दिया काम, आप तक ये बात नहीं पहुंच सकी थी, तो इसलिए जब ये बात आप तक पहुंची तो आपने कहा ठीक है हम भी इसको अपने पास अपने रिकॉर्ड में ऐड कर लेते हैं, इसलिए ये बैंक जो कैश बुक में ऐड होगा। ये डिविडेंड कलेक्शन या प्रॉफिट फ्रॉम बैंक, ये दोनों ही इनकम की टाइप्स हैं। इसी तरह बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल कलेक्ट किया बैंक ने, लाजमन वो बैंक ने कलेक्ट करा तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, पहले आया कैश बुक में, यानी आप तक इत्तला ज़रा देर से पहुंची, जैसे इत्तला पहुंची फ़ौरन से आप कहेंगे जी ठीक है मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि पैसा आया है, इसलिए ऐड करेंगे। इसी तरह कोई पेमेंट करी है बैंक ने आपके कहने पर बिल की या जो है नोट पे बिल की, तो वो लेस हो जाएगा। बैंक से कभी आप कर्ज़ा लेते हैं, हम कर्ज़ा लेते हैं अक्सर, जैसे कि कभी कभी ओवरड्राफ्ट भी हो जाता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट की कंडीशन डिफरेंट है। बैंक से बोरो करते हैं, बोरो का मतलब कर्जा, तो बैंक से पैसा ले लिया तो वो हमारे पास कैश बुक में इसी तरह से ऐड होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जिसका मैंने आपसे यहाँ पर जिक्र नहीं किया, एरर। ये एरर ना दो तरह का होता है, एक तो कैश बुक में होगा और एक होगा बैंक में। जब हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो हमने उस वक्त इस बात का जिक्र किया था कि ये एरर किस अंदाज का हो सकता है, जैसे कि पेमेंट का एरर है, रिसीविंग का एरर है, फिगर लिखने का एरर है, या पूरी फिगर गायब हो जाती है, लिखी नहीं गई, वो एरर है। तो बहुत सारे एरर्स होते हैं इस किस्म के। तो वो जो एरर जब भी आता है उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, मैंने यहाँ पर उसका की पॉइंट नहीं लिखा। दरअसल ये एरर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी, बेहतर ये है कि जिस वक्त क्वेश्चन सॉल्व किया जाए हम इसे उस वक्त लिख लें। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि जिस वक्त हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह उस वक्त लिखेंगे और उस वक्त समझेंगे कि ये एरर जो है वो किस किस्म का एरर है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह उस वक्त जब हम क्वेश्चन के सॉल्व करते वक्त जब बात होगी इस पर। आज की वीडियो में हमने कीज़ करी, बैंक रिकन्सिलेशन से मुताल्लिक जो है वो कीज़ को समझा है कि की पॉइंट दरअसल क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन इस किस्म की आ जाती है तो हम उसको किस अंदाज में और कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि इन्हीं की पॉइंट की बेस पर या और जो इसके अलावा कोई और मज़ीद ट्रांजैक्शन आती है तो उसको समझेंगे कि वो किस अंदाज में रिकॉर्ड की जाएगी, बैंक रिकन्सिलेशन का टॉपिक कैसे सॉल्व किया जाएगा। इंशाल्लाह हम इसको अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।